अगर जीवन में कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। विश्व भर के विभिन्न शीर्ष नेता भी उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। कल प्रधानमंत्री ने समिट में भाग लेने वाले विशिष्ट अतिथियों का भारत मंडपम में किया शानदार स्वागत। आज एआई इंपैक्ट समिट 2026 के तहत भारत मंडपम दिल्ली में करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। एआई सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बातचीत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स से की मुलाकात। मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ से की बातचीत। एआई, सेमीकंडक्टर और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम पर हुई चर्चा। भारत और फ्रांस ने एआई सहयोग को मजबूत करने के लिए नया ग्लोबल हेल्थ सेंटर खोला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स दिल्ली में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्र एआई क्षमता और प्रतिभा विकसित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। दिल्ली में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की गहराई और विश्वास का बताया प्रतीक। कहा, दोनों संबंध साझा मूल्यों और स्वाभाविक साझेदारी पर आधारित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक समाधानों की जरूरत पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये वैश्विक स्तर का आयोजन है जिसमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों सहित 500 से ज्यादा वैश्विक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 9:40 पर समिट स्थल पर पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व भर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री अन्य वैश्विक नेताओं के साथ इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा करेंगे और विभिन्न देशों के कंट्री पेविलियन का अवलोकन करेंगे। इस दौरान वो कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण और सभी की प्रसन्नता। दोपहर लगभग 12 बजे से शुरू होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इस सत्र में राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि एआई से जुड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेंगे और भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री सीईओ गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक में विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी नेतृत्व के साथ निवेश, अनुसंधान, सहयोग, सप्लाई चेन और एआई प्रणालियों की तैनाती जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। एआई क्षेत्र के 500 से ज्यादा वैश्विक लीडर्स यानी सीईओ, सीएक्सओ सहित लगभग 100 संस्थापक और सीईओ, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता और 400 से ज्यादा नवाचार और उद्योग प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ लगभग 60 मंत्री और उप मंत्री और 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल नई दिल्ली के भारत मंडपम से एक नया वैश्विक संदेश गया कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के भव्य मंच से दुनिया ने उस भारत को देखा जो आत्मविश्वास के साथ टेक्नोलॉजी के नए युग का नेतृत्व करने का दावा कर रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री ने जिस आत्मीयता और दृढ़ता के साथ विश्व नेताओं का स्वागत किया, वो केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, ये उभरते भारत की नई पहचान थी। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था, एआई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का इंजन है। विश्व की टेक्नोलॉजी महाशक्तियां, नीति निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर मौजूद थे और भारत ये कह रहा था
करके दिखा भी रहा है, सिर्फ कह नहीं रहा कि एआई मानवता के हित में होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण देश के गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। 21वीं सदी की दिशा वही देश तय करेगा जो तकनीक का जन जन से जुड़ाव करेगा, यानी तकनीक को जन जन से जोड़ेगा। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी और वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन है। साफ है, भारत अब टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल भर नहीं है, इस दौड़ का नेतृत्व कर रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक समिट की नहीं बल्कि एआई में भारत की नई वैश्विक पहचान, उसकी चमक, बढ़ती वैश्विक धमक की ये तस्वीरें हैं। और इससे पहले कल यानी 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में शामिल होने आए विभिन्न देशों के नेताओं का स्वागत किया। कई वैश्विक नेताओं के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत स्पेन साझेदारी और मजबूत करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत डिजिटल क्षेत्र, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए स्पेन के निरंतर समर्थन की सराहना की। भारत स्पेन के बीच रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, अन्य क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता का स्पेन के साथ आर्थिक साझेदारी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोनों देशों के लोगों को नए अवसर मिलेंगे। दोनों देश 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंटी पेत्तेरी ओरपो से भी बातचीत की। स्थिरता और डिजिटलीकरण, एआई अनुसंधान और नैतिक नवाचार में सहयोग और भारतीय प्रतिभा द्विपक्षीय सहयोग को कैसे मजबूत कर सकती है, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में उभरते नवाचारक के रूप में फिनलैंड के प्रयासों की सराहना की। दोनों नेताओं ने जिम्मेदार प्रतिभा आधारित एआई को आगे बढ़ाने और एक स्थायी भविष्य के लिए तकनीक आधारित समाधानों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड का लक्ष्य व्यापार को दुगना करना, जिससे आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने 6G जैसे भविष्यवादी टेक्नोलॉजी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। व्यापार, निवेश, एआई, फिनटेक, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, जन समन्वय में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत और सर्बिया दीर्घकालिक मित्र हैं और ये संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकाविच के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी, नवाचार, जहाज निर्माण और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी तेज करने और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के मध्य से संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। साथ ही कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बैक्टिनोव से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, भारत कजाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत एस्टोनिया संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। आईटी, डिजिटलीकरण, एआई, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, शिक्षा, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट एनर्जी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति का स्वागत किया है दोनों ने, और टैलेंट, मोबिलिटी और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सहमति जाहिर की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से मुलाकात की।
उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत के जो कार्य किए जा रहे हैं और उस क्षेत्र में भारत के प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार सहयोग कर सकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स से मुलाकात की, जिनमें मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ भी शामिल थे। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं और पोस्ट में लिखा कि मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वोंग ने अपनी टीम के साथ आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के अवसर पर उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बातचीत में विभिन्न उभरते एआई ड्रिवन सॉल्यूशन, उनके संभावित एप्लीकेशन और भारत की एआई ग्रोथ स्टोरी पर चर्चा हुई है। इससे पहले क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। क्वालकॉम के साथ मीटिंग में आपको बता दें, उनके साथ जो मुलाकात हुई है उपराष्ट्रपति के साथ, उसमें क्वालकॉम के साथ मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में प्रगति और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में उनकी बढ़ती अहमियत पर भी चर्चा की गई। दिल्ली में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विरकुनेन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र की महानिदेशक सुजैन राब की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये पहल भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गहराई और आपसी विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों के बीच संबंध साझा मूल्यों और स्वाभाविक साझेदारी पर आधारित है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग बेहद जरूरी है। India's partnership with the EU is promising, not just because of our shared values, but because we see each other today as natural and preferred partners with more strategic convergence than ever before. The conclusion of negotiations for an India-EU FTA, the signing of the Security and Defence Partnership, along with the other concrete outcomes of the 16th India-EU Summit, have put forward a roadmap for our shared future. The adoption of the Towards 2030, a joint comprehensive strategic agenda at the summit, really opens up a new chapter in our ties, chapter towards mutual prosperity, security and sustainability. And in that, we recognize the key role of talent, skills and knowledge. Now, the comprehensive framework for cooperation on mobility that was signed at the summit and the establishment of this legal gateway office translate our broader understanding into concrete action. Navigating EU opportunities and mobility pathways, especially in fast-moving ICT sector, isn't always easy. For many, the journey is slowed by paperwork, unclear pathways, and barriers that are hard to see and navigate. But what if there was a one-stop hub? A coordinated approach bringing together a digital platform with verified information and resources. A gateway office in India offering guidance on the ground to students, researchers, professionals and employers. And the EU Support Office strengthening coordination and outreach across member states and among EU employers and private sector actors. Our greatest wealth are our people. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. FTA के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे।
This project reflects the convergence of ICMPD's labour mobility expertise with the European Union and partner countries. This project is also a testament to ICMPD's unique perspectives in country-level work to support the European Union's efforts in addressing the gaps and demographic shifts in Europe. Introducing the European Legal Gateway Office India, where information on all 27 EU countries comes together. Mobility pathways are easier to understand. And where students, researchers and professionals in the ICT sector can explore various options with confidence. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि भारत और फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में एक ही मकसद रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश यूएस और चीन के मॉडल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते और इसके लिए एक बैलेंस्ड और सॉवरेन अप्रोच अपनाना जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। ये पहल वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और फ्रांस में स्वतंत्र एआई क्षमता और प्रतिभा विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि एआई का विकास कुछ वैश्विक शक्तियों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना मानवता की सेवा कर सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर स्वास्थ्य सेवा में नैतिक एआई को अपनाने की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जो उत्पादकता बढ़ाने और वैज्ञानिक खोजों को गति देने में मदद कर सकती है। To make sure that our countries benefit from the innovation, but to make sure as well that this innovation will be at the service of our common goods and our humanity. And I think it's as important as allowing the innovation to be part of our countries. I really believe that we have the same obsession both in India and in France, I would say, and in Europe, which is that we don't want to be dependent on a totally US or a totally Chinese model, but we really believe that we need a broader one and we want to be part of the solutions and we want to have players being part of the solutions. So you perfectly described what is at stake. What we want to do is to make sure that we have the data centers and the computing capacities, that we train the talents in our countries, that we have all the capacities, and it's clearly about computing capacities, talents, and capital. Here are the three elements. And I mean, when I speak about computing capacities, it's about having affordable or at least competitive low-carbon energy in order to deliver this agenda. On this agenda, I really believe we have a lot of assets and we are in the race. We are lagging behind both US and China, but we are in the race. Now the question is, on the downstream side, how to accelerate adoption. And you mentioned it, both of you. And adoption is critical. Why? Because it's how to make sure, sector by sector, with the right ethical approach, AI will be adopted and transform your productivity, will allow you to discover new disease, to completely change your energy model, to be much more productive. भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान हमारे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा ने वहां पहुंचकर प्रदर्शनी में शामिल लोगों से बातचीत की और जाना कैसे साड़ी निर्माण में एआई काम करता है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ भारत मंडपम में। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लगता है कि तकनीक से जुड़ा हुआ ही विषय है और इसी में ही कारगर होता है। लेकिन जब मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि साड़ी के डिजाइन में भी किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है तो आप भी मेरी तरह चौंक जाएंगे। ये एक स्टॉल देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो स्टॉल है, यहाँ पर एक हैंडलूम लगा हुआ है। देखने में ये हैंडलूम बहुत ही नॉर्मल लगेगा जैसा कि आमतौर पर हुआ करता है, लेकिन इसके पीछे जो एआई काम करता है वो है सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन। आमतौर पर हम जाते हैं बाजार में जहन में लेकर कि इस डिजाइन की साड़ी मुझे खरीदनी है, लेकिन बाजार में वैसी डिजाइन की साड़ी नहीं मिल पाती है। लेकिन आपके जहन में जो डिजाइन है वो डिजाइन यहाँ पर एआई के माध्यम से कैसे साकार होता है और उसी डिजाइन की साड़ी किस तरीके से तैयार होती है वो जानने की कोशिश करेंगे।
कैसे कुछ काम करता है साड़ी के निर्माण में, साड़ी के डिजाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहले हम लोग का एक चैट असिस्टेंट है जो आपसे बात करेगा और बताएगा कि किस टाइप का साड़ी आपको चाहिए, किसी के लिए शादी के लिए या किसी गिफ्ट के लिए। तो उसके बाद हम लोग उसे कस्टमाइज करके आपको कुछ सेट ऑफ टेम्पलेट्स देते हैं। तो इस टेम्पलेट में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है, फिर इसको बाद में आप फिर से पर्सनलाइज करके देख सकते हो। ये कुछ AI जनरेटेड पैटर्न्स हैं, आपको इस पैटर्न में से कोई पसंद हो तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो। या हम लोग के पास एक मोटिव गैलरी है जहाँ पर भी आप क्लिक करके ये पैटर्न अपने साड़ी पे अप्लाई करके देख सकते हो। या फिर आप जैसे मधुबनी कलाकृति या पेंटिंग, उस शैली की अगर आप साड़ी खरीदना चाहती हैं, बनवाना चाहती हैं, या फिर राजस्थानी कलाकृति को लेकर कोई डिजाइन तैयार कराना चाहती हैं अपनी साड़ी के लिए, तो यहाँ पर आप कमांड दे सकते हैं लिखकर, टाइप करके, या फिर जो है ऑडियो कमांड दे सकती हैं और वैसा ही डिजाइन जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। पसंद आ गया तो ठीक है, अगर उसमें कुछ करेक्शन करवाना चाहती हैं तो करेक्शन के साथ भी वो डिजाइन तैयार हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो यहाँ पे जैसे हम लोग कलर स्कीम्स चेंज करके देख सकते हैं कौन से कलर की साड़ी चाहिए, मोटिव के कलर यहाँ पे पैटर्न करके चेंज करके देख सकते हैं। कि मुझे पसंद आ गया ये डिजाइन और इस तरीके की साड़ी मुझे बनानी है, तो उस क्या साड़ी बनाने की प्रक्रिया में भी AI काम करता है, वो पूरा प्रोसेस क्या? तो हम लोग का जो AI सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन के लिए कि जैसे आपको फूल का मोटिव चाहिए तो AI आपको सजेस्ट करेगा कि इस टाइप के डिफरेंट फूल्स हैं। एक बार आपका साड़ी फाइनलाइज हो गया तो हम लोग ये साड़ी इस ट्रेडिशनल लुक को जगह डिश को भेजते हैं। वो है एक कोडेड पैनल और LED असिस्ट के साथ वीवर को पता चलता है कि कहाँ पर कौन से कलर का पैटर्न बना हुआ होता है। वो अभी हम लोग का बन रहा है डायरेक्टली, तो आप देख सकते हो ये पीकॉक डिजाइन ही वहाँ पे ये माना जाए कि अगर AI की हेल्प से अगर इस काम को किया जाए तो ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है, यानी कि जो हमारे बुनकर हैं उनको सीधे तौर पर AI से लाभ होगा, क्या ये माना जाए? तो हम लोग जो ट्रेडिशनल वीविंग है वो हम लोग रिप्लेस करना नहीं चाहते, वो एक कारीगरी का एक काम होता है। बहुत लोग जो ट्रेडिशनल वीविंग चाहते हैं, टेक्सटाइल साड़ीज में चाहते हैं, वो हम लोग अपलिफ्ट करते हैं कैसे विदाउट एरर्स वो टाइम कम करके कितना अच्छा साड़ी बन सके, तो वो हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। यानी टेक्निक भी और ट्रेडिशन भी, और टेक्निक और ट्रेडिशन के सामंजस्य से आपको अपनी मनपसंद साड़ी मिल सकती है डिजाइन किए हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधे तौर पर लाभ हो सकता है गृहिणियों को जो कि अपनी मनपसंद की डिजाइन की साड़ियां खरीदना चाहती है या बनवाना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में यातायात जागरूकता पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में CLG सदस्यों, सुरक्षा सखियों से संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संवाद से विश्वास हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की मूल भावना है। समाज और प्रशासन मिलकर काम करे तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। नशा, सट्टा और अपराध के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित शहर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तेज गति, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत करने जैसे उल्लंघनों पर सख्ती हो। दुर्घटना संभावित स्थानों का सर्वे करके सुधार किया जाए। चिन्हित चेक पॉइंट्स पर विशेष योजना बने और AI आधारित CCTV और गोल्डन आवर में त्वरित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि कोटा को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, जाम मुक्त और सुरक्षित बनाया जाए। पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे और अपराधियों को भय हो और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सजा मिलेगी,
ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे। दुर्घटना रोकने के लिए जहां पर दुर्घटना में हमारे नौजवान ज्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहां दुर्घटना रोका जा सके और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में कहीं उनकी जिंदगी चली जाती है, कहीं घायल हो जाते हैं, हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर लाजोस ओल्हा के नेतृत्व में हंगरी के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस प्रकार का संबंध दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद, आम सहमति निर्माण और आपसी समझ को बढ़ावा देता है और सरकारी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पूरक है। उन्होंने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनता की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर काम कर रहा है। बात क्रिकेट की। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 विश्व कप 2026 में अपनी अजेय अभियान को जारी रखा है। नीदरलैंड को 17 रन से हराकर भारत ने टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत हासिल की है। ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। टीम की ओर से शिवम दुबे ने दमदार पारी खेली, मजबूत स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई वरुण चक्रवर्ती ने की, जिनकी सटीक गेंदबाजी ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इस जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की है। टीम 2024 से इस टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है। उसकी निरंतरता और संतुलित प्रदर्शन को ये तमाम जीत दर्शा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया। फिलहाल मेरे साथ सुप्रभात में इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां। बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। Indian Navy is vigilant in safeguarding India's maritime interests and contributing to stability across the wider maritime commerce.